हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा 8 मार्च का, उसके लिए ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ज्योग्राफी इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, ज्योग्राफी जो है इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। आप लोग इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वीडियो को देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे। ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन रहेगा इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर एक बार देख लें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिम्बरमैन ने कहे थे। किसने कहे थे? जिम्बरमैन ने। किसने कहे थे? जिम्बरमैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अगला क्वेश्चन की ओर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय। कैसा है? अनवीकरणीय है। कोयला किस पर संसाधन? अनवीकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? किसका भंडार सीमित है? तो कोयला का। किसका भंडार सीमित है? कोयला का। किसका? कोयला का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संसाधन के निजोहन दोहन से। संसाधन के निजोहन दोहन से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर क्षेत्र। 200 किलोमीटर क्षेत्र। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। इसको एकदम एग्जाम में बार बार देखिए कितना बार पूछा हुआ है आप लोग को इधर इसलिए आप लोग ध्यान से इसको एकदम एक बार जरूर पढ़ लें और रट कर जाएं। काली मृदा का दूसरा नाम देख कई एक बार पूछा है। काली मृदा का दूसरा नाम तो रेगुड़ मिट्टा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है माने किसके लिए ज़्यादा फेमस है? माने कौन सा पौधा के लिए, कौन सा खाद्य पदार्थ के लिए? तो कपास के लिए। किसके लिए है? कपास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। किस में है? उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एंड्रीन। कौन है? एंड्रीन है। एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? या मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो किसमें? तो राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। आप लोग एकदम बढ़िया से इसको एक बार जरूर पढ़ कर जाएं। एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ज्योग्राफी से इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जो हम बता रहे हैं एकदम वही वही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी। किसका? जलोढ़ मिट्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह। क्या करते हैं? पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है तो कोसी नदी को। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसिम राव में। किसमें होता है? मानसिम राव में। मानसिम राव में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहती है? प्राणियों के शरीर में कितना? तो 65%। कितना? 65%। प्राणियों में कितना रहता है? 65%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में अति जल दोहन से। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? तो बिहार में अति जल दोहन से किसका संकेंद्रण बढ़ गया है? तो आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कुल जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों में निहित है? तो 96.5 चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये बार बार पूछता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो क्या है? तो मोर है। मोर को बोलते हैं मयूर। मोर को क्या बोलते हैं? मोर। बार बार एग्जाम में पूछता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर या मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? वन का विस्तार है। तो कितने प्रतिशत है? तो 7%। कितना? 7%। यहाँ पर आंसर में गलत है, 7%। कितना है? 7%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग को आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाई में दिक्कत, आवाज़ इसलिए ध्यान से, आवाज़ को एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक एनजीओ वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? विश्व में वन कितना वर्ष वन का विस्तार था? एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो कितना था? तो 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। एग्जाम में बार बार पूछता है, एग्जाम में बार बार पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है। देखिए 2018 में पूछा हुआ है। संविधान में का धारा 21 का संबंध है तो किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों तथा वनस्पति का संरक्षण से, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। किसमें है? मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में 2011 में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कौन सा जीव केवल घड़ियाल में पाया जाता है? कौन सा जीव केवल घड़ियाल में पाया जाता है? तो डॉल्फिन। किसमें? कौन? डॉल्फिन है। घड़ियाल क्या? घड़ियाल क्या? घड़ियाल क्या पाया जाता है? घड़ियाल। घड़ियाल एक प्रजाति किसका? मगरमच्छ का। मगरमच्छ। घड़ियाल या मगरमच्छ। घड़ियाल या मगरमच्छ। अगर इसमें से आ गया कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल क्या? घड़ियाल, या इसे बोलते हैं मगरमच्छ, कॉकरोच, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये बार बार पूछता, ये भी पूछा हुआ 2-3 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीवी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वन्य जीव की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1992। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में से देश के कुल कितने क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? कितना प्रतिशत वन है? 60.11%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तित हो गया है? तो 26,200। 26,000 कितना? 200। 26,000 कितना? 200। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। टैक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग किसमें होता है? कैंसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1986 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है तो कहाँ है? तो सुंदरवन में। कहाँ है? तो सुंदरवन में। कहाँ? सुंदरवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। भारत में वन का विस्तार है तो 20
20.55%, 20.55 भौगोलिक प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस उद्योग को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा। लोहा जो है उद्योगों की जननी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइड। किसका उपयोग किया जाता है? बॉक्साइड का। एल्युमिनियम का अगर पूछेगा आयस्क क्या है तो बॉक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 kg। कितना का? 10 kg। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो कैसा है? तो धात्विक खनिज है। कैसा है? धात्विक खनिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? मैंने चूना पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सीमेंट बनाने में। किसमें? सीमेंट बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार झारखंड में कुल देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? तो 80%। कितना? 80%। 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज है जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक। क्या होना है? अभ्रक है। कौन है? अभ्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत में विश्व का क्या स्थान है? भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तृतीय स्थान पर है। कितना स्थान पर है? तृतीय स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देश में तांबे का कुल भरण कितना है? 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज। कौन है? तो मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के। भारत में लगभग कितने प्रकार के? 100 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरुनिया का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? इरुनिया का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो जादूगोड़ा। 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 चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है इसलिए आप लोग ध्यान से आवाज़ को ज़्यादा सुनिएगा। इनमें से कौन प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं। प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है तो विद्युत। विद्युत जो है प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक होता है? सर्वाधिक संभावना है। तो किसमें? तो राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का संभावना सबसे अधिक है? तो राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइड। 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 कौन है? एंथ्रासाइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर। कौन था? तारापुर। कौन था? तारापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा प्राकृतिक गैस किस प्रकार के खनिज में पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस प्रकार के खनिज में पाया जाता है? तो किसमें? तो पेट्रोलियम में। किसमें? पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस प्रकार में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण स्थित है? बिहार में खनिज तेल का विशाल भंडारण स्थित है। तो असम, सॉरी, किस राज्य में, कुछ लिखा है बिहार, किस राज्य में लिखा है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है? तो असम में। किसमें? असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कैसा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राष्ट्र में स्थापित किया गया था? तारापुर परमाणु ऊर्जा को किस राष्ट्र में स्थापित किया गया था? किस किया गया है? तो महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय है तो कोयला जो है अनवीकरणीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी। कौन है? बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो असम के डिगवोई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो तुंगभद्रा। कौन है? तुंगभद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है तो झारखंड। कौन है? झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? तो क्या हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर। इनमें से कौन खरीफ फसल है? तो चावल जो है खरीफ फसल है, बाकी सब क्या है? रबी फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस पौष्टिक अंश दाल में पौष्टिक अंश पाया जाता है? दाल में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। ये 2 बार रिपीट हो रहा है, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? देखिए एक बार पूछा लगा। निम्नलिखित कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीतल बनाया जाता है तो तांबा और जस्ता से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कराएं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता मतलब हम लोग उसको खाते हैं तो किसको? तो चीनी उद्योग को जो है उपभोक्ता उद्योग मैंने उसको, उपभोक्ता का मतलब ग्रहण करना, खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो 10। कितने हैं? 10 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भोपाल त्रैसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल त्रैसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है तो कोलकाता से रिसड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग।
चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के लिए निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा लौह इस्पात कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी में टाटा लौह इस्पात कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई। कौन है? मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो राजमार्ग संख्या 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। किसमें है? पश्चिम बंगाल में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़क को कितने वर्गों में बांटा गया है? सड़क को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। कौन है सर? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो समुद्री मार्ग से। किससे होता है? समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है मानी कौन संबंधित है? तो चेन्नई। कौन है? चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया था? 8। कितने बांटा गया है? 8। कितने डाक क्षेत्रों में? 8 डाक क्षेत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? तो 10। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? 10। कितने हैं? 10 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष इंडियन एयर लाइसेंस को इंडिया नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयर लाइसेंस को इंडिया नाम दिया गया? तो 2005 में। कब दिया गया था? 2005 में। 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इंदौर पतन किस राज्य में है? इंदौर पतन किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। किसमें है? तमिलनाडु में। किसमें है? तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सड़क का एक वर्ग नहीं है? सड़क का एक वर्ग नहीं है। तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता से दिल्ली। कोलकाता से दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई कुल कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर। 3.88 लाख किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग को अच्छी से समझ में आ रहा होगा, एकदम ध्यान से एकदम रट जाइए इसको। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना में। किस में है? पटना में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। किस बनाया था? अनाज रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो रोहतास में। किसमें होता है? रोहतास में। किसमें होता है? रोहतास में। किसमें? रोहतास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है तो बेगूसराय में। किसमें है? कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है। तो 80। कितना हो गया? सॉरी 60। कितना? 60। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? तो 60% में। कितने? 60% में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, मैंने कब आरंभ हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ था? तो 1995। 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। गंडक परियोजना किस स्थान पर हुआ था? वाल्मीकि नगर। किस पर? वाल्मीकि नगर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? तो 80%। किस पर? 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, यानी गन्ना किसमें उत्पादन नहीं होता है। तो रोहतास में। किसमें नहीं होता है? रोहतास में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार के जूट उत्पादन में है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? तो वृद्धि हो रहा है। क्या हो रही है? सॉरी, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? तो गिरावट हो रहा है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो 63-74 किलोमीटर। 63-74 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, मतलब तंबाकू कहाँ उत्पादित होता है? गंगा के दियारा में। गंगा के दियारा क्षेत्र में। गंगा का दियारा क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुबेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुबेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुबेश्वर जो स्थान है वह किस जिला में स्थित है। तो दरभंगा में। किसमें है? दरभंगा में। दरभंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है। 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में। किसमें? सीमेंट उद्योग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो गंगा के द्रोणी में। गंगा के द्रोणी में। गंगा के कहाँ? द्रोणी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा पाइराइट खनिज है। पाइराइट खनिज है, ये भी क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया। धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है। पाइराइट क्या है? सॉरी, अधात्विक। कैसा खनिज है? अधात्विक। पाइराइट कैसा खनिज है? अधात्विक है। पाइराइट कैसा खनिज है? अधात्विक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार में BHPC के द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है। बिहार में BHPC के द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है। तो कितनी है? 10 है। कितना है? 10 है। कितना? 10 है। 10। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना किस जिला में स्थित है। तो भागलपुर। किसमें? भागलपुर में। किसमें? भागलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त किया जाता है। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना अयस्क प्राप्त किया जाता है 0.1 से 0.6 ग्राम। 0.1 से 0.6 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। किस जिला में अवस्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो मुजफ्फरपुर में। किसमें है? मुजफ्फरपुर में। किसमें है? मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 44.2
44.20 मेगावाट, 44.20 मेगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? हेमाटाइट, हेमाटाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तेल शोधक कारखाना है, तेल शोधक कारखाना है, तेल शोधक कारखाना है तो बरौनी। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो बांका। किस में है? बांका में। मंदार हिल किस में है? बांका में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार की सीमा में रेल की लंबाई कुल कितनी है? बिहार की सीमा में रेल की लंबाई कितनी है? तो 62-83 किलोमीटर, 62-83 किलोमीटर, 62-83 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रेल वर्क्स स्थित कहाँ? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। कहाँ? जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। कहाँ? जमालपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार में पहली रेल लाइन थी, बिहार में पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार में रेलवे का एक मात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में, हाजीपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार के किस शहर में कांटी उद्योग स्थित है? बिहार के किस शहर में कांटी उद्योग स्थित है? कांटी उद्योग स्थित है। बिहार के किस शहर में कांटी उद्योग स्थित है? तो हाजीपुर में। किस में? हाजीपुर में। किस में? हाजीपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? 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 तो बरौनी में। कहाँ है? बरौनी में। कहाँ? बरौनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना शुद्ध किया था? 2 से। कितना? 2 को, माने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन। अशोक पेपर मिल किस राज्य में किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो समस्तीपुर। कहाँ है? समस्तीपुर में। किसमें? समस्तीपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ माना जाता है। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ माना जाता है, माने कब से माना जाता है? तो 1860 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? तो ओबरा। किसमें? ओबरा, ओबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत राष्ट्रीय पोस्ट संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोस्ट संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्रू घाट। किस पर? महेंद्रू घाट पर, महेंद्रू घाट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। किसमें? बिहार में। लिच्छवी कहाँ है? बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में। किस में हुआ था? पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था? बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, बिहार की नगरीय आबादी है।
तो 10.5, 10.5%, 10.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास हुआ था तो मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, नियोजित नगर कौन था? तो टाटा नगर। कौन था? टाटा नगर। कौन था? टाटा नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%, 89.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 1991 से 2000 के दौरान बिहार की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बिहार की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है? तो 28.63%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो पटना। कौन है? पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना। कौन है? पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार में प्राचीन नगर कौन है? बिहार में प्राचीन नगर कौन है? प्राचीन नगर कौन नहीं है? तो छपरा। कौन नहीं है? छपरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम ध्यान से एकदम पढ़ते जाइएगा, एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष में मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो स्थानिक ऊंचाई। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। उच्चवाद प्रदर्शन के लिए हाइचवर विधि का विकास किसने किया था? उच्चवाद प्रदर्शन के लिए हाइचवर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने। किसने किया था? लेहमान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों को नीले रंग से किस भाग से दिखाया जाता है? नीले रंग को किस भाग से दिखाया जाता है? नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को। किस भाग को दिखाते हैं? जल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम से। किससे? उत्तर पश्चिम से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो हाइचवर विधि। क्या बोलते हैं? हाइचवर विधि। हाइचवर विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइचवर विधि में अधिक ढालू किस भाग में दिखता है? हाइचवर विधि में अधिक ढालू किस भाग कैसा दिखता है? तो काला। कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया था? प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो पीला रंग से। किससे? पीला रंग से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अस्तर रंजन विधि द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दर्शाया जाता है? बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? तो सफ़ेद। किससे दिखाया जाता है? सफ़ेद से।